करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स होता क्या है, ठीक है। बैंड थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, ठीक है। हमने जैसे सॉलिड्स पढ़ा था, अब सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा कि नहीं, ये कहाँ से हमको मिलता है, बैंड थ्योरी से मिलता है, ठीक है। what it is based upon, it is based on quantum mechanics and Pauli's exclusion principle। ये दो चीजों पे ये बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स ऑक्यूपाई एनर्जी बैंड सेपरेटेड बाय बैंड गैप्स, ठीक है। ये कुछ बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में हमको पता होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हमको पता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब एक जैसे हमने पढ़ा था के एल एम एन, ये सब पढ़ा था, है ना। अब उसमें एक आउटर मोस्ट जो लेवल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनर्जी बैंड के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स ऑक्यूपाई एनर्जी बैंड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, इन एनर्जी बैंड्स को। तो इसके बारे में ही हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। अब जनरली जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली। एक होता है आपका कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स एंड एक होता है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जो हमारा एनर्जी बैंड है दैट इज द आउटर मोस्ट जो आपका एनर्जी लेवल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, दो तरीके का बैंड्स होता है। पहला आपका होता है वैलेंस बैंड एंड दूसरा आपका होता है कंडक्टिव बैंड। अब नाम से समझ में आ रहा है, वैलेंस बैंड मतलब वो बैंड जिसमें रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें कौन सा एनर्जी है, रेंज ऑफ एनर्जी है जो कि कौन पोजेस कर रहा है, दैट इज पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है जो आउटर मोस्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग वैलेंस बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग बैंड कौन सा है, कंडक्टिंग बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी चीज से मतलब ऐसे बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। हमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को पोजेस करता है जिस बैंड में, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, एंड वैलेंस बैंड में हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब क्या होता है ना, जैसे आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो लोअर बैंड होता है वो हमारा वैलेंस बैंड होता है, और जो हमारा अपर बैंड होता है वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। एंड हमारा जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो एक आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो जाता है एनर्जी गैप, जिसको हम लोग डेल ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब क्या होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एज इट इज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब वैलेंस बैंड में ये लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो एकदम नॉर्मल जीरो टेम्परेचर में कोई एनर्जी ना प्रोवाइड करने के बाद भी ये ऐसे ही प्रेजेंट है। पर जब कोई हीट हमने नहीं दिया, कोई एनर्जी हमने सप्लाई नहीं किया, तब कंडक्शन बैंड खाली रहता है उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी ना वो ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है आपको दिख रहे हैं, अब क्या होता है देखो, यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं जो कि होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ के जो एनर्जी है, ठीक है, इसको, अब यहाँ पे जो हमारा वैलेंस बैंड के यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाता है तब वो जाके एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये फ्री नहीं है, दिस इज नॉट फ्री। सो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को सरपास करके, उसको जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, नॉर्मल जब जीरो टेम्परेचर है तब वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब मतलब ऐसे ही ये एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, कोई एनर्जी अप्लाई किया। अब जब हमने कोई एनर्जी सप्लाई किया तब क्या होता है, यहाँ में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ तक चला जाता है एंड वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है।
ठीक है। ये जो बीच का एनर्जी गैप है, ठीक है, उससे अगर ज्यादा एनर्जी हमने सप्लाई किया तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ का वो जो बैरियर है वो क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इतना क्लियर हो गया, सिंपल चीज है। कंडक्शन बैंड हमारा अपर बैंड होता है, वैलेंस बैंड हमारा लोअर बैंड होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एनर्जी लेने के बाद यहाँ पे जाके पहुंचते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, जिसको हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, इसका मिनिमम माइनस हमारा जो वैलेंस बैंड है इसका मैक्सिमम एनर्जी। मतलब ये कैसे आया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको अगर ध्यान दो तो एक्चुअली में ये सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये वाला लेवल दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, एंड ये वाला जो लेवल है ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमारा एनर्जी गैप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एनर्जी गैप है, जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो किसके बराबर हो गया, वो हमारे कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है माइनस हमारा वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल के बराबर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हमको समझना होता है, देखो तीन टाइप के हमने सॉलिड पार्ट सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। एक होता है हमारा इंसुलेटर, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अब जब इंसुलेटर होता है इनमें भी वैलेंस बैंड है हमारा, कंडक्शन बैंड। अब देखो तीन टाइप के आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, एक आपका इंसुलेटर, कंडक्टर एंड एक आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इनका एनर्जी बैंड कैसा होता है, जो हमारा इंसुलेटर होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा वैलेंस बैंड है, यहाँ पे मेरा कंडक्शन बैंड है, दिस रिमेन सेम। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है एनर्जी गैप, ठीक है। जो गैप होता है इंसुलेटर के केस में वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एंड आपका जो कंडक्टर है उसमें जो एनर्जी होता है वो एकदम ही कम होता है, मतलब इधर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ओवरलैप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है उधर एक स्मॉल गैप होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है, सो दैट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ का एनर्जी क्रॉस करके आपके यहाँ पे जाके ये क्या बन जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारा एनर्जी बैंड है हमने जो ये देखा, ठीक है, इसमें जो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो वो अगर फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे कंडक्ट करेंगे। पर यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब समझो एक चीज, अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारी फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्मी एनर्जी लेवल कौन सा एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ये कोई एक एनर्जी लेवल है, वन ऑफ द एनर्जी लेवल्स जो कि हम पढ़ते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है विच हैज 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब जैसे मान लो बहुत सारे हमारे एनर्जी लेवल्स, ठीक है, उनमें से हमारा एक एनर्जी लेवल ऐसा है, उनमें से हमारा एक एनर्जी लेवल मान लो ये, ठीक है, मान लो ये एनर्जी लेवल मेरा ऐसा है जिसमें मेरा 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। कब, जब यहाँ पे जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब है, उस टाइम पे इस वाले एनर्जी लेवल पे मेरा 50% ऑक्यूपेशन है इलेक्ट्रॉन्स, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब क्या होता है ना, एक आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है कि नहीं, इस प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/1 + e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। मतलब यहाँ पे हमारा ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है, एंड मेरा ई क्या है, वो एनर्जी लेवल जिसका मेरे को निकालना है कि उस एनर्जी लेवल में मेरा इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है, वो मेरा इनटू के टी, सॉरी डिवाइडेड बाई के टी मेरा क्या हो गया,
टी तो मेरा हो गया टेम्परेचर और की हो गया मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब मान लो इस फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किस चीज की, कि भाई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को पाने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी, वो हम निकालते हैं। अब हमको ये देखना है, हमने तो बोल दिया कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी होती है, 50%। अब हमको निकालना है कि सच में 50% होता कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं अभी के लिए कि ये एक पर्टिकुलर आपका, ये कोई एक पर्टिकुलर आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है। जिसका क्या है, ये कोई आपका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जिसको मैं मान रही हूँ अभी के लिए कि ये मेरा ईएफ है, शायद पता नहीं, देखते हैं ईएफ है कि नहीं, ठीक है। अगर ये मेरा ईएफ है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है इलेक्ट्रॉन का इस पर्टिकुलर एनर्जी पे होने के लिए। तो मान लो अगर मेरा यहाँ पे E1 के लिए मैं निकालती तो मैं E के जगह E1 डालती, E2 के लिए निकालती, जिसके लिए भी निकालू वो वाला डालूंगी। अब मैं ईएफ के लिए निकालूंगी तो E की जगह ईएफ डालूंगी। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, देखो मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर ई एफ माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। तो अब मेरा ई एफ माइनस ई एफ तो जीरो हो गया, तो मेरा 1/1 प्लस ई टी की पावर जीरो हो गया, जो कि मेरा हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, हाँ। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी हाफ आ गया, क्योंकि ई की पावर जीरो कितना है, 1 है, तो 1/1 प्लस 1 1/2 आ गया, ठीक है। तो अगर मेरा प्रोबेबिलिटी हाफ है मतलब 50% है, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरी ईएफ में जो मेरा इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 50%। तो एनर्जी बैंड्स में देखना होता है, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल। तो क्या होता है, हमने ये एनर्जी बैंड पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल मतलब कंडक्टर के लिए, ठीक है, ये सब में हमने देखा था। अब इसमें क्या होता है ना, जो हमारा ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन हमारा होता है फर्मी लेवल। मतलब कि भाई यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो यहाँ तक ही जा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक जा सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक उस वो मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ओवरलैप ही हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप है। इतना समझ में आ गया हमको फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे हमने बोला कि सॉलिड मटेरियल्स तीन तरीके के होते हैं, तो हमको पढ़ना होता है अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ठीक। तो हमारे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो तो एक तो उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरा उनका रेजिस्टिविटी जो है वो लाई करता है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, कहीं बीच में लाई करता है। कंडक्टिविटी चेंजेस व्हेन सुटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड, कोई अगर इम्प्योरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। अब जीरो केल्विन में क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज एन इंसुलेटर, ठीक है। ये गैप उसका इंसुलेटर जैसा हो जाता है, कब, जब जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है। क्यों, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय सेमीकंडक्टर एटम्स, ठीक है। बहुत टाइटली वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एटम्स होल्ड करके लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड, ना उधर फील्ड है ना इधर फील्ड है। When temperature increases, some of the covalent bonds in semiconductor break up due to thermal energy supplied. If potential difference is applied across the crystal, some of the electrons enter the conduction band, ठीक है। अब अगर वो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है तो समझो कि भाई ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। और अगर बहुत ज्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री होके कंडक्शन बैंड में पहुंचे, ठीक है, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए दोनों कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, ठीक है। और एट हाँ कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, ठीक है। अब टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तब धीरे धीरे भाई इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर जाके पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि हमको जानना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है, मतलब हमारा कीपे मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल निकाला, ठीक है। उन्होंने किस चीज का मॉडल निकाला, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बेसिस पे एक मॉडल निकाला। उन्होंने क्या बोला, जो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है।
पीरियोडिकली वेरी कर रहा है मतलब कि एक पीरियोडिसिटी है, एक पैटर्न है उसका, ठीक है। कैसा है देखो ध्यान से, मान लो कि आपका क्या कहते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब आपको पीरियोडिसिटी दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो है वी नॉट, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एंड जो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो है जीरो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये वी नॉट और जीरो कब होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ध्यान से देखो, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो नियरर टू न्यूक्लियस। मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा, जीरो। एंड मैक्सिमम वी नॉट बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जब वो मान लो यहाँ पे भी न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी न्यूक्लियाई है तो ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच में इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, मैक्सिमम, दैट इज वी नॉट, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, टू न्यूक्लियर आर सेपरेटेड बाय इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। यहाँ पे आपको एक स्पेसिंग दिख रहा होगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जो कि जिसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो कि वो ए है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ। अब क्या होता है ना, जो हमारे क्रॉनिक पेनी थे, ठीक, उन्होंने देखो ये पूरे ग्राफ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया, क्योंकि ये ग्राफ मतलब काफी टाइम की कॉम्प्लेक्स हो सकता है फॉर एनालिसिस, तो उन्होंने इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया। क्या दिया उन्होंने, उन्होंने दिया कि यही जो हमारा ग्राफ है, उन्होंने इसको सेम ग्राफ को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इन रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे ये मेरा मान लो पोटेंशियल एनर्जी है और ये मेरा क्या है, मान लो डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस दिख रहे होंगे रेक्टेंगुलर, उसमें देखो दो चीजें हमको पढ़नी होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, इस ग्राफ में आपको कुछ एरियाज दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा होगा अंदर, एंड दूसरा आपको बाहर में एक एरिया दिख रहा होगा। जो ये अंदर वाला एरिया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। और जो अंदर बाहर वाला ये वाला जो जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वेल, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे इस वाले जो बॉक्सेस है वो हमारे हो जाएंगे क्या, ये हमारे हो जाएंगे पोटेंशियल बैरियर। और ये जो मेरा खाली जगह आपको दिख रहा है, ये मेरा हो जाएगा पोटेंशियल वेल। डन। दो रीजन के बारे में हमने देख लिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या था हमारा, ए था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ए। एंड ये जो स्पेसिंग है उसको मैं बोल देती हूँ बी। मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ, ये जीरो, ठीक है। अब मेरे को दो रीजन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। उन रीजन्स को मेरे को थोड़ा देखना है। मेरा जो पहला रीजन है वो मान लो कि जीरो से ए के बीच में मेरा एक्स लाई कर रहा है, मतलब जीरो से ए के बीच में मेरा एक्स लाई कर रहा है। तो ये वाला रीजन मेरा क्या हो गया, ये वाला रीजन मेरा पोटेंशियल वेल का हो गया, ठीक है। ये वाला रीजन मेरा पोटेंशियल बैरियर का हो गया, ये मेरा हो गया पोटेंशियल बैरियर का। तो रीजन दिख रहा होगा ना, ये मेरा पोटेंशियल बैरियर है, ये अंदर वाला पोटेंशियल बैरियर है, ये भी पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। एंड जो ये वाला है, ये मेरा पोटेंशियल वेल है, ये तो दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर में जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है, वो मैक्सिमम है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट है, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या है मेरा, क्योंकि ये जीरो है तो इसके साइड वाला माइनस होगा, तो माइनस डी से जीरो तक ये वाला जो जगह है, ये वाला क्या है मेरा पोटेंशियल वेल है, ये मेरा क्या है पोटेंशियल वेल। इसमें जो मेरा आपका v है वो कितना है, जो है जीरो। पोटेंशियल कितना है, जीरो। ये दो रीजन बार बार बोल रही हूँ, ये दो रीजन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो रीजन के बारे में हमने देख लिया, सिंपल। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको केपी का एक इक्वेशन निकालना होता है, ठीक है। केपी का एक इक्वेशन निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के बेसिस पे हमको ये निकालना होता है। इवन इफ आपने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस अभी के लिए इक्वेशन ही याद कर लो, डेरिवेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है स्क्रॉडिंजर की। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमारा क्या होता था,
स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा होता था डी स्क्वायर साई बाई आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू सी। डरने की कोई बात नहीं है, स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वेव का इक्वेशन दिया था जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें हमारा कंसर्न क्या है, इस पूरे इक्वेशन में हमारा कंसर्न तो ये v है, ठीक है। ये v अलग अलग है ना। हमारा एक बार पोटेंशियल कितना है, v नॉट है, एक बार पोटेंशियल 0 है। तो उसके लिए दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। इस v के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दो इक्वेशंस बनेंगे। एक होगा फॉर द केस ऑफ v इक्वल टू 0, एक होगा फॉर द केस ऑफ v इक्वल टू v नॉट। तो बस पुट कर दो, तो मेरा पहला इक्वेशन आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर। मेरा v अगर 0 है तो सिंपली e साई इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। एंड इसके लिए मेरा आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 0। डन। अब मैं क्या करती हूँ, उस वी नॉट को थोड़ा इधर ले आती हूँ, बस कुछ नहीं, वी नॉट को पहले ले आती हूँ। तो मेरा ये आ जाएगा माइनस 2m एच स्क्वायर वी नॉट माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, माइनस को कॉमन ले लिया, मतलब माइनस वी नॉट, माइनस को कॉमन ले लिया तो मेरा माइनस वी नॉट माइनस माइनस प्लस ई हो गया, ठीक है। हो गया मेरा ये। तो ये मेरा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते थे पहले, ऐसी इक्वेशंस में कुछ कॉन्स्टेंट्स एज्यूम कर लेते थे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो मेरा आया ये वाला, एंड यहाँ पे मेरा क्या आया, ध्यान से देखो, माइनस भी आएगा एक, है ना। तो यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाला मेरा आ गया दूसरा, ठीक है। अब मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेती हूँ, इधर एक साइड भी है, ठीक है। तो मेरा बाकी बाकी पार्ट सेम आ गया, ये सिर्फ डिफरेंट है यहाँ पे। तो मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेती हूँ। क्या एज्यूम करती हूँ, मैं पहले वाले को एज्यूम कर लेती हूँ, जो मेरा 2m बाई एच स्क्वायर ई है, वो कितना है मेरा अल्फा, ठीक है। एंड जो मेरा सॉरी इसको मैं अल्फा स्क्वायर एज्यूम करूंगी। एंड जो मेरा माइनस 2m है बाई एच स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस ई, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं, मैंने बस दो कांस्टेंट अज्यूम कर ली, ठीक है। अब मेरा क्या आ जाएगा, देखो जो मेरा आएगा, अब देखो ये तो मैंने बस एज्यूम करके रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये हमारा मोटिव नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स में था। पर ये सॉल्व करने के बाद एक सोल्यूशन आता था, ठीक है। तो मान लो कि मैं बस ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ और मेरा एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कुछ एक मेरा सोल्यूशन आएगा। मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, ध्यान से देखो। मेरा सोल्यूशन आएगा साई इज इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को साई का वैल्यू कुछ एक आएगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया बाय सम मेथड, और सॉल्व करने के बाद जो मेरा साई का वैल्यू आया वो आया e टू द पावर माइनस आई के एक्स इंटू क्यू के, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, देखो ये आ गया मेरा सोल्यूशन, ओके। अब मैं क्या करूंगी, अब हम क्या करेंगे, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इसको मैंने दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर किया तो मेरा कुछ एक आएगा, ठीक है, कुछ एक समथिंग आएगा मेरा। उस समथिंग को मैं कहाँ पुट करूंगी, इन दिस टू इक्वेशंस, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वाले जगह में मैं पुट करूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको पुट किया इन इक्वेशन मेरा 1 एंड 2, तो उससे मेरा दो और नया इक्वेशन आ जाएगा, है ना। इस वैल्यू को अगर मैं इन दोनों में पुट करूंगी तो मेरा दो नया इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे जब पुट करूंगी, यहाँ पे जब पुट करूंगी, तो जो मेरा नया इक्वेशन आएगा, ठीक है, मान लो कि मेरा आया 3 एंड 4, है ना। कुछ नहीं, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने डबल डिफरेंशिएट कर लिया, मेरा कुछ एक वैल्यू आया, उस को मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 में जस्ट सब्सटीट्यूट कर दिया। जब सब्सटीट्यूट कर दिया तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा ना। इधर जब मैं कुछ और सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो एक नया इक्वेशन जब बन जाएगा, उसको मैं मान लेती हूँ 3 है। एंड जब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो ये मेरा एक नया इक्वेशन बन जाएगा जिसको मैंने मान लिया मेरा 4 है। 3 एंड 4 हो गया।
अब इस 3n4 का एक सोल्यूशन आएगा, नए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया सोल्यूशन आएगा, ठीक है। उस सोल्यूशन को, उस, मान लो कि कोई एक सोल्यूशन आया आपका 3 and 4 का, दो इक्वेशन को, दो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक सोल्यूशन आता है। तो उस जो 3 and 4 को सॉल्व करके जो सोल्यूशन आता है, तो हमको मिलता है पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ के ए, ठीक है। ये कैसे आया, समझ में आया? हमको मेथड्स में नहीं जाने, ठीक है, हमको इधर फिजिक्स पढ़ना है। मेथड्स, कोई मैट्रिक्स मेथड वगैरह यूज करके ये आता है, ठीक है। कैसे आया? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि दो इक्वेशंस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया 1 and 2 को, मेरा कुछ एक सोल्यूशन आया ऑफ साई, ठीक है। इस सोल्यूशन जब आया, मैंने इस साई को फिर से दोबारा डबल डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसके वैल्यू को, इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, उसको मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे पुट कर दिया। जब मैंने पुट कर दिया, ये दोनों इक्वेशन कुछ नया इक्वेशन बन गया, उनको मैंने मान लिया 3 and 4, ठीक है। अब इस नए 3 and 4 को जब मैं सॉल्व करूंगी, तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो मेरा आएगा ये, एंड दिस सोल्यूशन इज नोन एज आर केपी इक्वेशन, मतलब हमारा जो क्रॉनिक केपी इक्वेशन ऑफ, केपी इक्वेशन जो हमारा क्रॉनिक पेनी मॉडल है, उसका इक्वेशन आ जाएगा फॉर 1 डायमेंशन, ठीक है। एक ही डायमेंशन हमने अभी देखा, कि उसके लिए ये इक्वेशन मेरा आ जाएगा। अब हमको क्या करना होता है, अब देखो ये P क्या है, ध्यान से देखो, ये जो P है वो हमारा है, दिस P इज नोन एज पोटेंशियल पावर, पोटेंशियल पावर, ठीक है। अब इस P का हमको दो केसेस देखने होते हैं। पहला केस हमारा होता है केस 1, जहाँ पे हमारा P इज इक्वल्स टू 0 होता है। हमारा केस 2 होता है जहाँ पे हमारा P इनफाइनाइट होता है। अब P इक्वल टू 0 मतलब पोटेंशियल पावर इक्वल टू 0, वो कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल, कौन सा केस होगा, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल वेल, ये हमारा आ जाएगा, देखो पोटेंशियल वेल वाला केस, ठीक है। तो मेरा ये आ जाएगा पोटेंशियल वेल के लिए P इक्वल टू 0 मैं चेक करूंगी, और ये मेरा पोटेंशियल बैरियर के लिए, ठीक है, डन। अब उसके लिए ध्यान से देखो, जो मेरा यहाँ पे अगर मैं P को 0 डालूं, तो मेरा ये वाला टर्म पूरा 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा cos अल्फा ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ के ए। तो मेरा अल्फा ए आ जाएगा k ऑफ ए, ठीक है। ए से ए चला गया, मेरा अल्फा के क्या आ गया, k, ठीक है। अल्फा क्या आ गया, मेरा k। अब यहाँ से देखो, मेरा अल्फा क्या था, मेरा अल्फा स्क्वायर तो 2m/h² था। चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा अल्फा है उसको स्क्वायर कर देते, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं अल्फा स्क्वायर में मैं क्या लिखूंगी, अल्फा स्क्वायर मेरा क्या था, 2m/h² ई, मैं लिखती हूँ 2m/h² ई इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब दो चीजें हमको पता होता है, एक होता है के जो कि वेव नंबर होता है, वो कितना होता है, वो 2π/λ के बराबर होता है ना। एंड दूसरी चीज जो लैम्डा होता है, वो हमने डी ब्रॉगली का वेवलेंथ पढ़ा था। लैम्डा क्या होता है, आपका h/p, ठीक है, जहाँ पे p क्या है, मेरा मोमेंटम। ये दो चीजें हमको पता होता है, ठीक है। अब मेरा जो ये आ जाएगा, k की जगह मैं लिख दूंगी 4π² के स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से मेरा एनर्जी क्या आ जाएगा, देखो एनर्जी आ जाएगा मेरा 4π² फोर पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू h²/2m, डन। ये मेरा आ गया एनर्जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस लैम्डा को h/p से सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, मेरा आ जाएगा 4π² h², और मेरा h² को भी मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। मेरा h क्या था, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो h, जो मेरा रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, h/2π। तो बस इसको भी मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, h/2π का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा को भी मैंने सब्सटीट्यूट कर देती हूँ h²/p² से इंटू 2m, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर तो मेरा 4π² हो गया नीचे, है ना, तो इससे ये कट हो जाएगा, लिख ही देती हूँ, ये मेरा आ जाएगा h², 4π² डिवाइडेड बाई h² बाई p² इंटू 2m,
ये कट गया, ठीक है, यहाँ से मेरा एच स्क्वायर और एच स्क्वायर भी कट गया, इतना दिख गया। अब मेरा क्या बचा, 1/2m/p²। अब मेरा जो ई बचा वो कितना आ गया, 1/2m/p²। 2m/p², उसको ऊपर ले आती हूँ तो मेरा ई क्या आ जाएगा, p²/2। ठीक है, यहाँ से मेरा ई का वैल्यू ये आ गया फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है, जहाँ पे पी क्या है, मेरा मोमेंटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दूसरा केस था हमारा इसका, ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, दूसरे वाले केस के लिए हम साइन अल्फा ए को इधर ले आते हैं, ठीक है, एंड हमारा ये क्या आ जाएगा, कॉस के ए माइनस कॉस अल्फा ए डिवाइडेड बाई पी, कुछ नहीं, पी को अलग कर दिया बस, साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए, ठीक है, बाई अल्फा ए, डन। तो मेरा क्या आ जाएगा देखो, मैंने बस इस पी को अलग कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा देखो, ये p अगर इनफाइनाइट है, ये p क्या है मेरा, इनफाइनाइट, उस p इज इनफाइनाइट, तो मेरा वन समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से दूसरा वाला केस, तो मेरा केस 1 आ गया, मेरा केस 2 में क्या आ जाएगा, मेरा केस 2 में आ जाएगा, तो मेरा साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए वो जीरो आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब मेरा साइन अल्फा ए कितना आ गया, जीरो। अब ये कब होता है, हमको पता है, जब एन पाई होता है, ठीक है, तब क्या होता है हमारा साइन अल्फा इक्वल टू साइन एन पाई, मतलब जैसे साइन जीरो के लिए होगा साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, ऐसे ये सब चीजों के लिए ये होता रहेगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ से अल्फा ए कितना आ गया, एन पाई आ गया, ठीक है, तो मेरा अल्फा कितना आ गया, एन पाई बाई, डन। तो बस अल्फा स्क्वायर निकाल लो, सिमिलरली एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, किसे सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फा स्क्वायर जो था हमारा, अल्फा स्क्वायर क्या था, अब कर देते सब्सटीट्यूट, अल्फा स्क्वायर क्या था हमारा, अल्फा स्क्वायर वाज 2m h² बाई e, ठीक है, 2m/h²e इज इक्वल्स टू मेरा अल्फा स्क्वायर, एंड अल्फा स्क्वायर क्या आया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई क्या आया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब मेरा यहाँ से ई क्या आ गया, यहाँ से ई आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एच स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, ये कुछ एक मेरा वैल्यू आ गया। सिमिलरली एच का वैल्यू मैं फिर से पुट कर देती हूँ, ये हमेशा रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, ठीक है, जो हम स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लिखते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 पाई, मतलब 4 पाई का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, समझ में आया ना, एच स्क्वायर क्या है मेरा, h/2 पाई है ना, तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूंगी तो एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर 2m, ठीक है, यहाँ से मेरा पाई स्क्वायर चला जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस 4 को मैं नीचे ले आती हूँ, ये नीचे ही तो है ना, एच स्क्वायर बाई 4, एच स्क्वायर बाई 4 नीचे है, तो 4 × 2 8m इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, डन। तो मेरा यहाँ से जो एनर्जी का वैल्यू आया वो आया कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर, और यहाँ से जो मेरा वैल्यू आया वो आया p²/2m। अब ये यहाँ पे जो हमारा एनर्जी आया ना वो क्या है, वो एनर्जी है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी, हमने दो केसेस के लिए निकाल लिया। दूसरा चीज हमको पढ़ना होता है ईके डायग्राम। ईके डायग्राम क्या होता है, ईके डायग्राम बेसिकली इज रिलेटेड टू आपका मोमेंटम, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू मोमेंटम। नाउ हमको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, कैसे करेंगे देखो, हमने दो सॉल्यूशंस अभी निकाले थे, एक हमारा था E इक्वल टू p²/2m, और दूसरा हमारा ये वाला था। अब इसमें मोमेंटम है, इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला पहले ले रहे हैं, ठीक है। अगर अभी ये लेते हैं तो ध्यान से देखो, ये जो p है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम है, हम डील कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का मोमेंटम है उसको हम लोग क्या लिखते थे, एच बार इंटू के, ये हमने पहले भी डिराइव किए थे बहुत बार, ठीक है। तो ये आता है रिलेशन। अब ध्यान से देखो, जो हमारा एच बार क्या है, यहाँ पे एच बार मेरा है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h/2 पाई, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो मेरा p है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना चाहूँ तो पी स्क्वायर को एच स्क्वायर के स्क्वायर लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरा e आ जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, डन। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा
एच स्क्वायर बाई 2m है, ठीक है, उसको क्या करती हूँ, कुछ एक कांस्टेंट मान लेती हूँ, मान लो ए है, ठीक है। अब मेरा क्या आ जाएगा, ई जो ई है वो आ जाएगा कुछ ए इंटू के स्क्वायर। मेरा रिलेशन क्या आ गया, अगर ध्यान से देखो तो वो आ गया ई इज इक्वल्स टू ए इंटू के स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को तो निकालता था ई और के बीच का रिलेशन। तो ध्यान से देखो, इस चीज से हमको क्या समझ में आ रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट एंड ई इक्वल टू ए के स्क्वायर, तो मेरा ई क्या हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, ठीक है। एंड ये वाला जो फॉर्म है वो कौन से ग्राफ का फॉर्म है, ध्यान से वो करो। जैसे हम लोग लिखते थे ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, ये क्या था हमारा पैराबोला था, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ भी कुछ एक पैराबोला आएगा। क्या आएगा इसका ग्राफ भी कुछ पैराबोला आएगा ऐसा, ठीक है। जो हमारा ऐसा कुछ होने वाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ई के डायग्राम है, या बोल सकते हो आप ये हमारा ये रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। हमको ये इस डायग्राम से बहुत कुछ, हमको उसका एप्लीकेशन से बहुत कुछ हमको पता पता होता है। बस इतना समझ लो कि ये क्या है। एक छोटा सा टॉपिक होता है आपका इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है, देखो हमने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, हमने निकाला था E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा P क्या था, P था मेरा एच बार के, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे डालती हूँ तो मेरा E क्या आ जाता है, E मेरा आ जाता है एच बार स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। ये कौन सा केस था, जब मेरा P क्या था, जीरो था, ठीक है, ये वाला केस था। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में let me take a second page, इसमें मैं क्या करती हूँ, जो मेरा E है वो कितना आया, एच बार स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ एक बार। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ के, तो मेरा क्या आता है, के स्क्वायर तो 2k हो जाएगा, एंड ये वाला एच स्क्वायर बाई 2m तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या आया यहाँ से, एच बार स्क्वायर के बाई एम। इसको अगर मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा आ जाएगा डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर बाई एम, तो एज इट इज आ जाएगा, और के का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। तो यहाँ से ध्यान से देखो मेरा m क्या आ गया, मेरा m आ गया एच स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। अब एच बार को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, इसको लिख लेती हूँ एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा आ जाएगा डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। एच बार मेरा क्या था, एच बाई 2 पाई, इसका स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। अब ये जो मेरा m आया, ये जो मेरा m आया, इसको हम लोग बोलते हैं अपना इफेक्टिव मास, ठीक है। ये जो मेरा m आया इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मास। ये इफेक्टिव मास होता क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर आपका पीरियोडिक पोटेंशियल। ये जो हम पीरियोडिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन का, अंडर पीरियोडिक पोटेंशियल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आपका इफेक्टिव मास। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इस m को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस m स्टार। इस m को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस m स्टार। हमारा m स्टार हो जाता है एच स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। यहाँ पे ये m अगर इस साइड में जाएगा तो एक -1 आ जाएगा, क्योंकि ये डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये -1 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने इस इधर अगर m को ले आई तो ये h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म हो जाएगा ना, तो ये टर्म ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा।